आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जनन। जनन चैप्टर क्लास 10वां का लेसन नंबर है जो कि 6 है। जनन चैप्टर इसको समझते हैं। अपने ही समान जीवों को पैदा करना सभी जीवों का एक मुख्य लक्षण है। मतलब कोई भी जीव है जो कि अपने ही समान जीव को पैदा करता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। जैसे आदमी अगर जन्म देगा कोई बच्चे का तो आदमी के बच्चा का जन्म देगा। बकरी अगर जन्म देगा तो बकरी का बच्चा ही रहेगा। कुत्ता का बच्चा ही जन्म देगा। मुर्गी के बच्चा को। ऐसा थोड़े है कि गधा हाथी के बच्चा को जन्म दे दिया, आदमी बिल्ली के बच्चा को जन्म दे दिया। तो आदमी का जीवों का अपने समान जीवों को पैदा करना जीवों का एक मुख्य लक्षण है। इसी गुणों के द्वारा पौधे एवं जंतु अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं। और यही जो गुण है ना जो जीव में, जिसी के कारण है देखिए जो जीव पौधे और जंतु जो है अपनी संख्या में लगातार क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। जनन का परिभाषा इम्पोर्टेंट है। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। अब क्वेश्चन हम लिख दिया करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद इसका आंसर है। तो पहला सवाल है जनन। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनन। याद हो गया, याद कर लेना। मतलब प्रक्रम मतलब हो गया क्रिया। इस धरती पर जीवों का जब से विकास हुआ है तब से लगातार जनन की प्रक्रिया द्वारा ही वे अपनी सतत बनाए हुए हैं। इस धरती पर जीवों का जब से विकास हुआ है तब से जनन की प्रक्रिया द्वारा अपनी सतत बनाए हुए। सतत मतलब हुआ अपना जो वंश को है जीवित रखे हुए, ये जनन प्रक्रिया के द्वारा है। जनन के फलस्वरूप संतानों की उत्पत्ति होती है। जनन जब होता है उसके बाद ही संतानों की उत्पत्ति होती है, जो अपनी वृद्धि कर पुनः जनन करने योग्य हो जाते हैं। फिर वो संतान जो होते हैं वो वृद्धि करके फिर वो जनन करने योग्य हो जाते हैं एवं नई संतानों की उत्पत्ति करते हैं। फिर से वो खुद है जो कि वो एक समय है जो कि जैसे कोई भी आदमी बच्चे को जन्म दिया, फिर वो बच्चा बड़ा होगा और वो बड़ा होकर के खुद है जो कि फिर उसके पास वो क्षमता आ जाएगा कि वो खुद जनन करके बच्चे को जन्म है जो कि दे सके। क्लियर है। तो अपनी नई संतानों की उत्पत्ति करते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों की तरह जीवों को जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारी क्रिया जो है जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे भोजन अगर नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। पानी नहीं पिएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन जनन अगर हम नहीं करेंगे तो जिंदा रह सकते हैं। जनन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि जनन करेंगे तो ही जिंदा रह सकते हैं। तो कह रहा है जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि जीवित रहने के लिए जनन जरूरी है, लेकिन संतति के सृजन के लिए यह आवश्यक है। मतलब अपने वंश को सृजित करना चाहते हो, अपने वंश को बनाए रखना चाहते हो तो यह आवश्यक है। क्लियर है। अब पढ़ेंगे जीवों द्वारा समान संतति का सृजन। जनन क्रिया द्वारा जीव समान संतति का सृजन करते हैं। जनन क्रिया द्वारा जीव क्या करते हैं, समान संतति का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। लेकिन दिखने में एक समान होते हुए किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न है। वो एक समान देखने में लगेगा कि एक ही समान है, लेकिन किसी न किसी रूप में एक दूसरा से भिन्न है। जैसे अगर आप अपने पिताजी के, जैसे आप में अगर कोई बच्चा है तो उसके और उसके पिताजी में है जो कि कुछ न कुछ गुण है जो कि मिलता जुलता है, और बहुत सारा गुण ऐसा है जो कि नहीं मिलता है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। जीवों की कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के भीतर डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये पूछता है सवाल, गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से। गुणसूत्र का निर्माण होता है डीएनए और प्रोटीन से। और कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के भीतर डीएनए और प्रोटीन से निर्मित गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पाया जाता है। यही गुणसूत्र अनुवंशिकी गुणों का वाहक होता है। ये जो गुणसूत्र है ना, वही अनुवंशिकी गुणों का वाहक है। अनुवंशिकी गुण मतलब होता है खानदानी गुण। जो आपके पिता में गुण है आप में आ गया, वो खानदानी गुण हो गया। दादाजी वाला गुण पिताजी में आ गया, पिताजी वाला गुण आप में आ गया, आप वाला गुण है जो कि आपसे नीचे वाला पीढ़ी में आएगा। तो अनुवंशिकी गुणों का वाहक किसे कहते हैं, गुणसूत्र को कहते हैं। या जीन 9 क्लास में पढ़े, जीन अनुवंशिकी गुणों का वाहक होता है, जीन इसी को कहते हैं। तो अनुवंशिकी गुणों का वाहक कौन है, अनुवंशिकी गुणों का वाहक हमारा क्या है, गुणसूत्र, जो जनक के संतति पीढ़ी में जाता है। जीवों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के निर्माण का संदेश भी डीएनए में ही होता है।
जीवों के लिए जो आवश्यक विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का जो निर्माण हो रहा है, इसका संदेश भी कहाँ होता है? डीएनए में ही होता है। किसी कारणवश अगर डीएनए से मिलने वाला संदेश में भिन्नता हो जाए, डीएनए से जो संदेश मिल रहा है उसमें भिन्नता हो जाए, मतलब अलग हो जाए, तो जीवों की शारीरिक रचना में भी विविधता पैदा हो जाती है, मतलब उसका शारीरिक रचना भी बदल जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति को देखते होंगे कि उसका गुण जो होता है उसके गुण जो होते हैं पिताजी के गुण से के समान नहीं होते। जनन या कोशिका विभाजन के पहले चरण में डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक है। जनन जब होता है या कोशिका विभाजन के पहले चरण में डीएनए की प्रतिकृति बनता है। यह इसलिए जरूरी है कि विभाजन के बाद बनने वाली दोनों कोशिकाओं को डीएनए की एक प्रति मिल सके, और यह इसलिए होता है कि विभाजन के बाद जो बनने वाली दोनों कोशिका होता है उसके डीएनए की एक प्रति मिल सके। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बाद डीएनए की प्रतिकृति तैयार होती है। बहुत सारे रासायनिक क्रिया होता है, उसके बाद डीएनए की प्रतिकृति क्या होती है? तैयार होती है। डीएनए की प्रतिलिपि बनने के साथ साथ अन्य आवश्यक कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है। जब डीएनए की प्रतिलिपि बनती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे कोशिकीय संरचनाओं का क्या होता है? सृजन होता है, निर्माण होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों का संचालन तथा अनुरक्षण संतति में हो सके। प्रतिकृति के बाद दोनों डीएनए के अणु में कुछ भिन्नता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया में होने वाला कुछ विभिन्नता है। डीएनए की प्रतिकृति में होने वाले कुछ विभिन्नता है। इस प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं में जब दो संतति कोशिका बनती है तो दोनों समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कई पीढ़ी तक एकत्र होने के चलते जीवों में एक नई जाति का विकास होता है। देखो, इसका पूरा का अर्थ हम समझाते हैं कि आप देखते हो कि कुछ न कुछ है जो कि हर पीढ़ी से कुछ न कुछ है जो कि चेंजिंग आते जाता है। जैसे कोई है जो कि अपने परदादा को ले लो, परदादा के से है जो कि दादाजी में कुछ न कुछ चेंजिंग आया, दादाजी से पिताजी में कुछ न कुछ चेंजिंग आया, पिताजी से आप में कुछ न कुछ चेंजिंग आएगा, आप से नीचे वाला पीढ़ी में कुछ न कुछ चेंजिंग आएगा, और ऐसा चेंज होते होते एक ऐसा चेंजिंग आता है, उसके बाद एक नया प्रजाति का जन्म हो जाता है, एक नई जाति का विकास हो जाता है। समझ गए ना? विभिन्नता का महत्व। जनन क्रिया द्वारा जीवों की व्यष्टियाँ किसी स्थान पर एकत्रित होकर के समष्टि का निर्माण करते हैं। जनन क्रिया होता है ना, जिसके द्वारा जीवों की व्यष्टियाँ जो होती है किसी स्थान पर एकत्रित होकर के समष्टि का निर्माण करता है, और इससे जीवों की जातियों का किसी स्थान पर स्थायित्व कायम रहता है। जिससे जीवों की जातियों का किसी स्थान पर क्या होता है? अस्तित्व है जो कि कायम रहता है, स्थायित्व कायम रहता है। लेकिन जिस वातावरण में जीव रहते हैं उसमें प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन होते रहते हैं, और जिस वातावरण में जीव रहता है उसमें प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन होता है। जैसे कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाता है, कभी बरसात हो जाता है, तो तापमान बढ़ते घटते रहता है। जैसे वायुमंडल के तापक्रम में उतार चढ़ाव, जल स्तर में होने वाले परिवर्तन, किसी उल्का पिंड का धरती से टकराना, भूकंप आदि, ये सभी परिवर्तन है जो कि होते रहता है। इन कारणों के चलते समष्टि का आंशिक या पूर्ण रूप से नाश भी हो सकता है। इन सभी कारणों के से समष्टि का आंशिक या पूर्ण रूप से नाश भी हो सकता है। अगर वायुमंडल या अपने वास स्थान में होने वाली परिवर्तनों के अनुरूप जीव अपने में अनुकूलन कर सके तो बदलती हुई परिस्थिति में उनका जीवित रहना संभव हो सकता है। इसे एक उदाहरण से आसानी से समझा सकता है। देखो, कहने का मतलब हुआ, जैसे देखते हो कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी जब आ जाता है तो उसमें कौन जीव जीवित रहेगा? जो ठंडा को बर्दाश्त करेगा, और ठंडा को बर्दाश्त करते करते अपने आप को ठंडा के अनुसार है जो कि ढाल लेते हो, तो फिर आप जीवित रह जाते हो। और जो ढाल नहीं पाता है वो मर जाता है। जैसे गर्मी आ गया, बहुत ज़्यादा तापमान आ गया, गर्मी आ गया, तो आप उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करते हो। तो देखोगे शुरुआत में जब मौसम परिवर्तन होता है तो आदमी बीमार पड़ता है। इसके पीछे क्या कारण है? पूरा गर्मी कर रहा है और एकाएक ठंडा आ रहा है। जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, और उसके बाद है जो कि क्या बोलता है, धीरे धीरे एकाएक ठंडा है जो कि कल से पूरा आंधी तूफान पूरा मौसम ठंडा कर दे, तो आपका शरीर जो होता है ठंडा के हिसाब से ढलना चालू होता है, और इसी के कारण आपके शरीर में परिवर्तन होता है तो आप बीमार पड़ जाते हो। मौसम परिवर्तन होता है तो बीमार होता है ना। तो कह रहा है कि जो वातावरण जो परिवर्तन होता है इसमें वही जीव जीवित रह पाते हैं जो अपने आप को
उस वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। जो वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, अगर वायुमंडल या अपने वास स्थान में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप जीव अपने में अनुकूलन कर सके तो बदली हुई परिस्थिति में उनका जीवित रहना संभव हो सकता है। इसे एक उदाहरण से है जो कि आसानी से समझा जा सकता है। मान लें किसी स्थान पर वायुमंडल के तापक्रम में अचानक कमी आ गई, वही ठंडा आ गया। इसके चलते बहुत से जीव नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे जीव नष्ट हो जाते हैं। ठंडा देखते हो कि जब ठंडा का सीजन एकाएक बढ़ जाता है तो उसमें बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी मर जाते हैं। इसके पीछे रीज़न वही है, उनका शरीर भी सोचता है कि हम भी ठंडा के हिसाब से ढल जाएं, लेकिन उनका शरीर में वो ताकत नहीं रहता है युवाओं की तुलना में कि अपने आप को उसके अनुकूल कर सकें। और लेकिन कुछ जीव तो इस प्रतिकूल परिस्थिति को सहने के योग्य हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने में परिवर्तन कर अपने को इस वातावरण में रहने लायक बना लेंगे। और धीरे धीरे कुछ जीव जो होते हैं अपने आप को परिवर्तन कर इस वातावरण में रहने लायक बन जाते हैं। अब इनमें उत्पन्न अनुकूल विभिन्नताएँ एकत्रित होने लगेगी एवं कुछ पीढ़ियों के बाद नई जाति की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार किसी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विभिन्नता मतलब बदलाव। इससे विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थिति में जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। जनन के प्रकार यहाँ तक के समझ में आता है। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझना है हमें। मेन क्वेश्चन है जो कि पढ़वे किए, जनन जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में कॉपी में क्वेश्चन लिखते हैं, समझ गए ना आप लोग, है जी कि लिखते जाइएगा। जनन जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। गुणसूत्र का निर्माण होता है डीएनए और प्रोटीन से, समझ गए ना। आनुवंशिक गुणों का भाग क्या होता है? गुणसूत्र होता है। अब जनन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। जीवों में मुख्यतः दो तरीके से जनन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये सवाल पूछता है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार चौथा सवाल है जनन के प्रकार। समझ गए ना। जो सवाल हम बता रहे हैं वो सवाल को आप लोग लिखते जाइएगा, इसका आंसर वहीं पे है जो कि बता दे रहे हैं। जनन के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, एक लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। समझ गए ना। अब जानेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में दिया हुआ है। अलैंगिक जनन को जानने से पहले हम लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में हम दोनों को हम एक साथ जानते हैं। चलो पहले अलैंगिक जनन ही जान लो। अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषता समझो। अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है? इसमें जीव का एक व्यष्टि भाग लेता है। जीव का एक व्यष्टि भाग लेता है, मतलब ऐसा नहीं जैसे लैंगिक जनन में होता है लड़का अलग होता है लड़की अलग होता है, ऐसे होता है ना, इसमें वो नहीं होता है। इसमें जीव का एक व्यष्टि, इंडिविजुअल जिसको कहते हैं, वो भाग लेता है। दूसरा हो गया, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेते। जब लड़का लड़की रहबे नहीं करेगा तो शुक्राणु अंडाणु कहाँ से आएगा? तो पहला हो गया इसमें जीव का एक व्यष्टि भाग लेता है, एक ही हिस्सा भाग लेता है। दूसरा हो गया इसमें युग्मक जिसको शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। जीव का एक व्यष्टि भाग लेता है और दूसरा हो गया शुक्राणु अंडाणु कोई भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोश का विभाजन या असमसूत्री कोश का विभाजन होता है। समसूत्री कोश का विभाजन क्या हुआ? समान, मतलब कोश का विभाजन होकर के समान, एकदम डायरेक्ट फोटोकॉपी। असमसूत्री कोश का विभाजन अलग अलग। तो इसमें समसूत्री कोश का विभाजन होता है या असमसूत्री कोश का विभाजन। तीन बताया ना। जीव का एक व्यष्टि भाग लेता है, दूसरा बताया इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेता है। तीसरा हम क्या बताएं कि यह जो होता है इसमें जो होता है समसूत्री कोश का विभाजन या असमसूत्री कोश का विभाजन होता है। चौथा, अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें पैदा होती है वे आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। अलैंगिक जनन द्वारा जो संतानें पैदा होती है ना, आनुवंशिक गुणों में, मतलब आनुवंशिक गुण जो खानदानी गुण होता है ठीक जनकों के समान होता है, मतलब जिससे वो पैदा लिया उसी के समान होता है। इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपनी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार के जनन में ज़्यादा संख्या में अर्थात जल्दी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं।
मतलब अधिक संख्या में अपनी संतानों की है जो कि वृद्धि करते हैं, अत्यधिक है जो कि संतान उत्पन्न करते हैं। निम्न कोटि के पौधे एवं जंतुओं में जिसके शरीर जटिल नहीं है उसमें है जो कि यह जनन मुख्य रूप से। निम्न कोटि के पौधे और जंतु जिसमें है जो कि जिसका शरीर जटिल नहीं है उसमें है जो कि ये अलैंगिक जनन वाला विधि जो है पाया जाता है। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती। जब शुक्राणु अंडाणु रहबे नहीं करेगा तो निषेचन की जरूरत क्या पड़ेगा। तो अलैंगिक जनन की विशेषता हम लोग बताएं। क्वेश्चन है जनन के प्रकार हो गया। 5वां क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की विशेषता। अलैंगिक जनन की विशेषता। अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है। पहला, इसमें जीव का एक व्यष्टि भाग लेता है, अंडाणु शुक्राणु भाग नहीं लेता है। कोशिका विभाजन में समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और इसमें है जो कि अत्यधिक संख्या में अपनी संतानों को पैदा करते हैं। निम्न कोटि के जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उसमें ये इस प्रकार के जनन पाए जाते हैं। जनन से ज़्यादा संख्या में जल्दी जीव संतानों को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा इसमें है जो कि स्त्री और पुरुष मतलब निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हो गया क्लियर। तो अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग जान गए, समझ गए ना। अब अलैंगिक जनन की बहुत सारे टाइप हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं। कुछ कुछ विधि को इसमें पढ़ना है और बाकी जब आप इंटर में जाओगे तो उसमें और बहुत सारा विधि पढ़ना होगा, जिसमें पहले हम विखंडन पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियों में विखंडन पूछेगा। विखंडन किसका विधि है, लैंगिक का कि अलैंगिक का। तो क्या कहेंगे, अलैंगिक का। विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से कोशिकीय जीव जनन करते हैं। ज़्यादातर एक कोशिकीय जीव है ना जो विखंडन के द्वारा ही जनन करते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, यूग्लिना। समझते हैं विखंडन की क्रिया 2 प्रकार की होती है। विखंडन जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन, बहुखंडन। देखो एक नॉर्मल भाषा में विखंडन मतलब हो गया टुकड़ा होना, समझ गए ना। और विखंडन जो होता है 2 टाइप से होते हैं, द्विखंडन होते हैं, बहुखंडन। द्विखंडन मतलब होता है वो 2 पार्ट में बट गया। अब बहुखंडन मतलब हो गया बहुत सारे पार्ट में बट गए। जैसे यहाँ देखो, ये है एक जीव है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर यहाँ से टूटेगा, ये देखो 2 भाग में बट गया, ये द्विखंडन हो गया। बहुखंडन मतलब ये देखो, ये जीव था, ये डेवलप किया, फिर इसके बाद इस रूप में आया, फिर यहाँ से बहुत सारे जीव निकल रहे हैं। और ऐसा जीव जो है बहुत सारे, इससे जो निकल रहा है ना, बहुत सारा जो जीव निकला ना, प्रत्येक का फिगर ये दिया हुआ, ऐसा जीव है जो कि कुल निकल रहा है, तो बहुत सारा बटा, समझ गए ना। तब बहुखंडन के 2 प्रकार है। विखंडन के प्रकार याद रखना। विखंडन के कितने प्रकार, 2 प्रकार। विखंडन के दो प्रकार। विखंडन के कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन बहुखंडन। विखंडन हो गया अलैंगिक जनन का पार्ट, इसमें भी द्विखंडन बहुखंडन। द्विखंडन में वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर के 2 का निर्माण होता है। एक व्यष्टि, ये हो गया व्यष्टि, और यही खंडित होकर के 2 भाग में का निर्माण होता है। जैसे जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ईस्ट आदि द्विखंडन के है कि उदाहरण है। अमीबा में जो होता है ज़्यादातर द्विखंडन या द्विविभाजन ही होता है। इस अमीबा में और भी होता है लेकिन द्विखंडन याद रखेंगे। इस विधि में कोशिका या संपूर्ण का शरीर का बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। सर्वप्रथम कोशिका या शरीर वृद्धि कर परिपक्व हो जाता है। इसके बाद केंद्रक समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन द्वारा 2 समान संतति केंद्रों में। समसूत्री विभाजन समझते ही हैं। अंत में कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म भी 2 बराबर भागों में बट जाता है। इसमें 2 संतति जीवों की उत्पत्ति होती है तथा दोनों में एक संतति केंद्रक मौजूद रहता है। संतति जीव आपस में एक रूप के एवं आनुवंशिक गुणों में एक समान होते हैं। इस प्रकार का जनन अनुकूल वातावरण में संपन्न होता है। समझ गए ना। तो द्विखंडन में जो है बस ये याद रखना है कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा जीव एक व्यष्टि खंडित होकर के 2 भाग में निर्माण हो जाता है, उसको हम द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन का परिभाषा याद रखेंगे। द्विखंडन या इसी को बोलते हैं द्विविभाजन। इसका परिभाषा एकदम याद रखना इम्पोर्टेंट है।
अब बहुखंडन के बारे में क्या कर रहा है, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर के अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता हो उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, देखो अमीबा हम द्विखंडन में भी पढ़े थे, बहुखंडन में भी पढ़े थे, लेकिन ज़्यादातर द्विखंडन में होता है। अमीबा, प्लाज्मोडियम जिसे मलेरिया परजीवी होता है। याद रखिए ना, सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया के वाहक 9 क्लास वाला में पढ़ा दिया गया है मलेरिया, वीडियो देख लो ना अगर नहीं पढ़े तो। निम्न कोटि के शैवाल के शरीर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है, इसे पुटी या सिस्ट कहा जाता है। कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक बार बार विभाजित होकर के संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। इसके बाद इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव का आवरण बन जाता है। यहाँ पे देखो दे रखा है, इसी को समझाया गया है। इस प्रकार पुट्टी के अंदर कई संतति कोशिकाओं को उत्पत्ति हो जाती है, कई संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। अनुकूल परिस्थिति के आगमन पर पुट्टी फट जाती है। अनुकूल परिस्थिति के आगमन पर पुट्टी क्या हो गई, फट जाती है। यहाँ पे पुट्टी फटा और संतति कोशिका बाहर निकल करके विकसित होता है, अनुजात जीवों का जन्म होता है। ये बाहर निकल करके यहाँ देखो ये हुआ ना, ये और ये विकसित किया तो ये फटेगा यहाँ से और फिर ये बाहर निकल करके बहुत सारे जीवों का जन्म दे देते हैं। उक्त दोनों प्रकार के विखंडन की विधियों में उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहा जाता है। मतलब द्विखंडन और बहुखंडन दोनों से जो जन्म लेते हैं जीव, उसे हम कहते हैं अनुजात कहा जाता है। वस्तुतः खंडन में जीव के संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है। खंडन में जीव के पूरा शरीर का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। विभाजन के बाद जनक जीव का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है। इसमें हम क्या देखें, इसमें देखो ये जो जनक शरीर है, ये हो गया जनक शरीर है। जब ये निकलता है जीव तो ये गायब हो जाता है इसका शरीर। इसमें हम क्या देखे थे, ये है और इसमें जनक इसका दोनों मौजूद ही हैं, नहीं इसमें जनक रहेगा ही, मतलब रहेगा, और इसमें जो होता है बहुखंडन वाला में गायब हो जाता है। समझ गए ना, क्लियर है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधि अपेक्षाकृत जटिल होती है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, इसमें जनन की विधि क्या होती है, अपेक्षाकृत जटिल होती है, क्योंकि इसमें कोशिका संगठित होकर के उत्तक और उत्तकों के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। तब कोशिका के विभाजन द्वारा जनन संभव नहीं है। कोशिका के विभाजन द्वारा जनन संभव नहीं है, इसमें जनन क्रिया निम्नलिखित विधियों से होता है। तो हम विखंडन पर हैं, विखंडन के 2 प्रकार द्विखंडन बहुखंडन पर हैं। द्विखंडन में बताया ही 2 पार्ट में बट जाता है, बहुखंडन में बहुत सारे पार्ट में बट जाता है। अब मुकुलन के बारे में जानते हैं। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ये भी अलैंगिक जनन है, विखंडन भी अलैंगिक जनन और मुकुलन भी अलैंगिक जनन, जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। जो जनक के शरीर के धरातल से, ये देखो यह निकल रहा है ना, और ये टूट करके फिर एक जीव बन गया, ये टूट गया, इधर से टूट जाएगा, इधर से टूट जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारे जीव। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। तो मुकुलन का परिभाषा ये हमारा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला सवाल है मुकुलन। उधर हम विखंडन पढ़ लिए, अब मुकुलन इधर पढ़ते हैं। परिभाषा पढ़ लिए, अब इसका उदाहरण जो दिया हुआ है उसको पढ़िएगा, उदाहरण इसका इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। अब देखो मुकुलन भी होता है, एक कोशिकीय जीव में भी होता है, बहुकोशिकीय जीव में भी होता है। एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन, एक कोशिकीय जीव जैसे ईस्ट में सर्वप्रथम शरीर या कोशिका के ऊपर किसी भी भाग से एक या एक से अधिक ज़्यादा कंदरूप उभार निकलते हैं। एक भी निकल सकता है या एक से अधिक भी निकल सकता है। उस उभार को मुकुल या बड कहते हैं। ये कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इसके साथ केंद्रक विभाजित होकर के 2 केंद्रकों का निर्माण करता है, जिनमें से एक केंद्रक मुकुल में पहुंच जाता है। केंद्रक युक्त मुकुल जनक के शरीर से विलग होकर के नए जीव का निर्माण करता है। वह अपने में परिपूर्ण होता है तथा बिल्कुल स्वतंत्र होकर के जीवन यापन करता है। ये है जो कि ये डेवलप किया, इस प्रकार से डेवलप करेगा और फिर यहाँ से सब टूट जाएगा, फिर एक स्वतंत्र जीव का है जो कि
निर्माण कर दिया। तो ये याद रखना है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। विखंडन द्वारा होता है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, कोशिकीय जीव में। बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन दिए जाए। बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन दिया हुआ, इसको समझते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे हो गए हाइड्रा, स्पंज। हाइड्रा भी मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया, ये सब में जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में शरीर भित्ति में सर्वप्रथम बाहर की ओर एक छोटा सा ओभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। मतलब ये हमारा हाइड्रा हो गया। यहाँ देखो, ये हाइड्रा का शरीर है। कैसे निकला? ये इस प्रकार से निकल रहा है। ये डेवलप करेगा, फिर ये टूट जाएगा, तो ये अलग जीव बन गया, ये अलग जीव बन गया। समझ गए ना? तो इसमें याद रखना है, मुकुलन द्वारा उदाहरण याद रखना है। मुकुलन के उदाहरण, विखंडन के उदाहरण। मुकुलन के उदाहरण कौन सी हो गए? मुकुलन के उदाहरण हो गए विखंडन, मुकुलन, मुकुलन है हो, मुकुलन द्वारा जनन किस जीव में होता है? जीव में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट हाइड्रा, ये याद रखना। अब विखंडन द्वारा जनन, विखंडन द्वारा जनन, जनन किस जीव में होता है? तो विखंडन द्वारा जनन जो होता है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, कोशिकीय जीव जो भी है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट, ये सब में मुकुलन। अब आगे आते हैं अपखंडन या पुनर्जनन। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। अपखंडन या पुनर्जनन जो कहते हैं ना, किसी कारण से, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, मतलब आप काट दिए तो ये कृत्रिम रूप से हुआ। अब प्राकृतिक मतलब आंधी आया टूट गया, तो ये हो गया प्राकृतिक। दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो कर जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पुनः विकसित कर नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ देखो, ये एक प्रकार का जीव है, किसी कारण बस ये हवा के कारण टूट गया, ये टूट गया। अब ये आगे ये डेवलप करके जीव का निर्माण करेगा। क्लियर है? अब इसका उदाहरण और देखो, ये हो गए जीव, इसे प्लेनेरिया कहते हैं। ये स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा, प्लेनेरिया हो गए अपखंडन। आप ये टूट गया, ये कट गया, ऊपर से अलग 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 तीन भाग में बट गया, बटा कि नहीं बटा? अब ये तीन जीव का निर्माण होगा। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाले भाग का निर्माण करके एक जीव बन जाएगा। बीच वाला भाग है वो ऊपर और नीचे दोनों का निर्माण करके एक पार्ट बना देगा, और नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर निर्माण करके एक पार्ट बना देगा। मतलब तीन पार्ट में ये बट गया। समझ गए ना? फिर ये धीरे धीरे डेवलप करके इस प्रकार से जीव बन जाएंगे। समझ गए ना? तो याद रखना है, अपखंडन में क्या होता है? इस प्रकार के जनन में जो होता है, जीवों का शरीर किसी कारण से, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। अपखंडन में जीवों का शरीर किसी कारण से, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पुनः विकसित कर नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। अपखंडन कहलाता है या पुनर्जनन। जैसे हो गया स्पायरोगायरा, प्लेनेरिया। तब खंडन के परिभाषा भी याद रखना है। समझ गए ना? और उसके उदाहरण भी। अपखंडन, अपखंडन जो हो गया, इसमें परिभाषा लिख लेना। अपखंडन द्वारा जनन किस जीव में होता है? जीव में होता है तो किस जीव में होता है? स्पायरोगायरा होता है, प्लेनेरिया। क्लियर है? याद रखना। अब बीजाणु जनन, बीजाणु जनन के बारे में देखो। यही जो दिया हुआ उदाहरण दिया हुआ है। बीजाणु जनन चौथा, निम्न श्रेणी के जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। कह रहा है निम्न श्रेणी के जो जीव है उसमें जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु निर्माण जो होता है अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। बीजाणु जनन द्वारा ही इसमें अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। बीजाणुधानी का निर्माण होता है। ये देखो,
मतलब इसमें बहुत सारे बीज रहते हैं। बीजाणुधानी का निर्माण होता है। इसके भीतर अनेक छोटी छोटी गोल हल्की रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु या स्पोर कहते हैं। बीजाणुधानी के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। नमी की कमी यानी सूखा, उच्च तापमान, उच्च अम्लीयता या उच्च क्षारीयता आदि का वातावरण में मौजूद रहना प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है। वातावरण में जब अनुकूल परिस्थितियाँ बहाल होती है तब बीजाणुधानी की मोटी भित्ति फट जाती है। मतलब जैसा इसको जो अनुकूल परिस्थिति जब होता है ना, मौजूद होता है, बहाल होता है, तो इसका जो बाहर वाला जो आवरण है ना, लेयर है, वो फट जाता है और बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। चूँकि बीजाणु बहुत हल्के होते हैं तो हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन दूर दूर तक, मतलब ये निकल करके पूरा सभी जगह फैल जाते हैं। भिन्न भिन्न जीवों के बीजाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। सभी जीव में बीजाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। अनुकूल जगह मिलने पर बीजाणु अंकुरित होते हैं और यही अनुकूल जगह मिलने पर वो अंकुरित होते हैं तथा उनके भीतर की कोशिकाएं रचनाएं बाहर निकल करके वृद्धि करने लगती है। और जब ये विकसित होकर के परिपक्व हो जाती है तो ये पुनः जनन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो जनन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो हम लोग अलैंगिक जनन के विधि पर हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के 4 प्रकार हैं, जिसमें पर है एक विखंडन पर है, मुकुलन पर है, मुकुलन के बाद अपखंडन पर है, फिर अभी बीजाणु जनन पर है। समझ गए ना? और बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन 4 ही पार्ट दिया हुआ है तो 4 पार्ट ही याद रखें। आगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है पौधों में कायिक प्रवर्धन। इसके बारे में जानते हैं। जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जो होता है, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, ये सभी विलग मतलब अलग होकर के परिवर्तित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन मतलब जैसे आलू है ना, आलू ये पार्ट है जो कि क्या बोलता है, इधर से डेवलप करके और फिर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। यही कर रहा है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर मतलब पेड़ पौधा का शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग मतलब कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, वो विलग होकर के परिवर्धित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। या आप देखे होंगे गुलाब के पौधा के डाढ़ को तोड़ देते हैं, लगा देते हैं। अलग किए कि नहीं किए शरीर से। आलू है ना, आलू को क्या करिएगा, 4 जैसे सब्जी बनाते हैं तो 4 टुकड़ा है ना, 4 टुकड़ा को भी लगा दीजिएगा ना तो उससे है जो कि आलू का पौधा बन जाएगा। इसके द्वारा बनने वाले पौधे अपने जनक के अनुरूप होते हैं जो जनक से विलग होकर के